नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। 1857 का विद्रोह। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बस कुछ चुनिंदा चेहरे ही आते हैं, है ना? लेकिन आज हम उस दायरे से बाहर निकलेंगे। आज हम उन स्थानीय और गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाएंगे जिन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहरे दफना दिया गया। हम देखेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी स्थानीय चिंगारियों ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी दावानल को जन्म दिया। अब इस पूरे दौर को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स यानी अंग्रेजों की लिखी बातों पर सवाल उठाना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 1857 वाकई सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था? अंग्रेजी हुकूमत ने तो बड़ी चालाकी से इस विशाल घटना को केवल एक सैन्य बगावत का नाम देकर सीमित करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस बगावत की जड़ें आम जनता और किसानों में बहुत गहरी थीं। तो इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे 1857 के गुमनाम नायकों की कहानी से। फिर चलेंगे मेरठ की उस पहली चिंगारी की तरफ। उसके बाद राजस्थान में क्रांति की लपटें, मिट्टी के वीर योद्धाओं की बात, कलम से उठी क्रांति और अंत में इसके परिणाम और बदलावों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब यहाँ जरा एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखिए। अंग्रेजों की किताबों और सरकारी दस्तावेजों में ये स्थानीय नायक कौन थे? बागी और अपराधी। ये उनका तरीका था इन नायकों के बहादुरी को मिटाने का। लेकिन वहीं अगर हम स्थानीय भारतीय नजरिया देखें तो आम लोगों के लिए ये सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे। ये वैचारिक अंतर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया उसके पीछे की असल सच्चाई क्या है, जो आज भी लोक गीतों में जिंदा है। आगे बढ़ते हैं मेरठ की तरफ, जहां से असल में ये पहली ऐतिहासिक चिंगारी भड़की थी। धन सिंह गुर्जर और राजा कदम सिंह की कहानी। 10 मई 1857। जरा इस नंबर 800 पर ध्यान दीजिए। ये वो दिन था जब कोतवाली के प्रभारी धन सिंह गुर्जर ने अपनी ऊंची सरकारी कुर्सी की बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाते हुए जेल का ताला तोड़ दिया और 800 भारतीय सिपाहियों को आजाद करा लिया। ये कोई छोटी मोटी स्थानीय घटना नहीं थी। इस एक झटके ने विद्रोह की चिंगारी को एक धधकती आग में बदल दिया और पूरा मेरठ सुलग उठा। और सिर्फ धन सिंह ही नहीं, इसी साहसिक कदम के साथ एक और बड़ा नाम उभर कर सामने आया, राजा कदम सिंह। मवाना और हस्तिनापुर के करीब 10,000 क्रांतिकारियों ने मिलकर उन्हें पूर्वी परगने का राजा घोषित कर दिया। सोचिए, उन्होंने अंग्रेजों को सीधे चुनौती देने के लिए एक विशाल सेना बनाई और परीक्षितगढ़ के किले पर तोपें तक तैनात कर दी। ये तो एक तरह से अंग्रेजों के समानांतर अपनी खुद की सरकार चलाने जैसा था। अब देखते हैं कि ये आग मेरठ से निकलकर राजस्थान की छावनियों तक कैसे पहुंची। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 10 मई को मेरठ, फिर 28 मई को नसीराबाद, 3 जून को नीमच और 21 अगस्त आते आते एरनपुरा। ये जो डोमिनो इफेक्ट हम देख रहे हैं ना, इसकी स्पीड बताती है कि ये कोई छिटपुट या अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही सुनियोजित रणनीतिक लहर थी जहां हर छावनी क्रांति का एक नया केंद्र बनती जा रही थी। और उस वक्त राजस्थान का पॉलिटिकल सीन कितना जटिल था वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। एक तरफ थे महाराजा जसवंत सिंह और राम सिंह जैसे स्थानीय शासक, और दूसरी तरफ मॉरिसन, ईडन और मेजर बर्टन जैसे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स। सत्ता का एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। इन लोगों की आपसी रस्साकशी नहीं, असल में उस दौरान विद्रोह की पूरी दिशा तय की थी। चलिए अब थोड़ा और करीब से इन मिट्टी के शूरवीरों और क्षेत्रीय दिग्गजों की कहानियों को जानते हैं। सूबेदार देवहंस की कहानी सुनिए, एकदम किसी फिल्म की तरह लगती है। शुरुआत होती है एक स्थानीय बाड़ी मेले में सुरीले भजन गाने से। फिर वो अपनी कला से धौलपुर के राजा को इतना प्रभावित कर देते हैं कि देखते देखते उन्हें धौलपुर सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। और तो और उन्होंने ऐतिहासिक देवहंसगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में सामाजिक ढांचा कितना गतिशील था, जहां सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर कोई भी इतिहास में अमर हो सकता था। सीकर के डोंगजी और जवारजी का किस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही हैरत अंगेज है। इन दोनों ने क्रांति की खातिर शेखावाटी ब्रिगेड की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और धावड़िया बन गए। एक तरह से देसी रॉबिन हुड।
स्वतंत्रता संग्राम को फंड करने के लिए उन्होंने अमीरों को लूटना शुरू किया ताकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों और रसद की कोई कमी न रहे। इन्होंने साबित कर दिया कि क्रांति सिर्फ तलवारों से नहीं, एक मजबूत आर्थिक ढांचे से भी लड़ी जाती है। और जब आर्थिक ढांचे और बलिदान की बात आती है तो अमरचंद बांटिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में आता है। स्वतंत्रता संग्राम की इस आग को जलाए रखने के लिए उन्होंने महान सेनानी तात्या टोपे को अपनी जीवन भर की पूरी संपत्ति सौंप दी। इस परम आर्थिक बलिदान की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी जान देकर। वो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले पहले राजस्थानी बने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिरोध केवल हथियारों से नहीं होता। अगला पड़ाव है कलम के जरिए किया गया सांस्कृतिक प्रतिरोध। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। एरनपुरा के सैनिकों की ये आवाज महज कुछ शब्द नहीं थे। इस एक गूंज ने अलग अलग जगह बिखरे हुए विद्रोहों को एक बहुत ही शक्तिशाली और एकजुट विजन दे दिया। ये नारा इतनी तेजी से फैला कि इसने पूरे क्षेत्र के जनमानस को एक आम दुश्मन के खिलाफ ला खड़ा किया। और युद्ध के मैदान से दूर हमारे साहित्यकारों ने भी अपने शब्दों से इस ज्वाला को कभी बुझने नहीं दिया। सूर्यमल्ल मिश्रण ने आम लोगों में देश के लिए बलिदान का जज्बा जगाया। बांकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर लिखकर विदेशी शासन को सीधे ललकारा। और शंकरदान सामूर की पैनी नज़र देखिए, उन्होंने अंग्रेजों की चालाकी को भांप लिया और उन्हें मुल्क रा मीठा ठग कह डाला। वहीं चारण कवियों ने कायर शासकों की निंदा की और स्थानीय नायकों की वीर गाथाएं गाकर इस सांस्कृतिक प्रतिरोध को हमेशा जिंदा रखा। अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इस क्रांति के परिणाम और इसकी विरासत। इतने व्यापक जन समर्थन और गजब की वीरता के बावजूद ये सवाल हमेशा उठता है कि ये विद्रोह सैन्य रूप से विफल क्यों रहा। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण था एक स्पष्ट और एकीकृत नेतृत्व का अभाव। इसके अलावा अधिकांश स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति ही अपनी वफादारी निभाई। उस पर से आधुनिक ब्रिटिश सेना के सामने युद्ध कौशल और हथियारों की कमी और अजमेर जैसे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र पर कब्जा न कर पाना, ये सारी चीजें सामरिक रूप से बहुत घातक साबित हुईं। लेकिन ठहरिए, सैन्य विफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये क्रांति व्यर्थ गई। इस विद्रोह ने एक बहुत गहरी सामाजिक चेतना को जगाया। इस व्यापक अशांति ने ही पूरे समाज में प्रगतिशील सुधारों का रास्ता खोला। सालों पुरानी कुरीतियों पर प्रहार किया गया, सती प्रथा बैन हुई, कन्यावध पर प्रतिबंध लगा, त्याग प्रथा का अंत हुआ और आगे चलकर शारदा अधिनियम के जरिए बाल विवाह पर भी रोक लगी। तो जो विद्रोह तुरंत राजनीतिक आज़ादी हासिल नहीं कर सका, उसने समाज में एक बड़े परिवर्तन की ठोस नींव जरूर रख दी। ये पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक ज्वलंत प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। आधुनिक समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ये गुमनाम नायक इतिहास के पन्नों में फिर कभी न खोएं? क्योंकि आज़ादी के इन शुरुआती वास्तुकारों को याद रखना और उनकी गाथाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।